एक छोटे से गांव में दो सगी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम मीरा था और छोटी बहन का नाम प्रिया। मीरा अपने पति रमेश और छोटे बेटे राहुल के साथ एक साधारण मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। उनकी जिंदगी गरीबी से भरी हुई थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा और साफ था। वे जो भी कमाते उसी में खुश रहते। दिन भर खेतों में मेहनत करते, शाम को थके हारे घर लौटते, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती। छोटी बहन प्रिया ने मेहनत और किस्मत से बहुत धन कमाया था। उसका घर बड़ा और पक्का था। नौकर चाकर थे, महंगे कपड़े और गहने थे। गांव में लोग उसे सम्मान की नज़र से देखते थे। जब प्रिया को पुत्र हुआ तो उसने पूरे गांव को आमंत्रित किया। सुबह से उसके घर में रौनक लग गई। बाहर हलवाई विशाल देगचों में तरह तरह की मिठाइयाँ तल रहे थे। कहीं सब्जियां पक रही थीं, कहीं लड्डू, खीर, पुलाव, कचौड़ी, हलवा और कई तरह के स्वादिष्ट पकवान तैयार हो रहे थे। घर के आंगन में मेहमानों के आने जाने की चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों की सुगंध और हंसी ठिठोली गूंज रहा था। बच्चे दौड़ भाग कर रहे थे, महिलाएं सज धज कर बातें कर रही थीं। अरे, मेहमान तो धीरे धीरे आ रहे हैं। सबको अच्छे से स्वागत भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी बड़ी बहन मीरा दीदी अब तक क्यों नहीं पहुँची? मैंने तो पूरे गांव को निमंत्रण दिया था ना। हाँ, सबको बुलाया था। शायद वे थोड़ी देर में अपने पति और राहुल के साथ आ जाएंगी। अच्छा सुनिए जी, आप यहाँ मुन्ना के पास ही बैठिएगा। मैं एक जरूरी काम से अभी आती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? पूजा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है पूरी तरह। मेहमान आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। बस एक छोटा सा काम है जी। हलवाई से कुछ कहना है, मिठाइयों का ध्यान रखना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 मिनट में लौटती हूँ। मुन्ना का ख्याल रखिएगा और मेहमानों से बातें करते रहिएगा। प्रिया कमरे से बाहर निकल गई। मन ही मन वो सोच रही थी कि मीरा को निमंत्रण क्यों देती। अगर उसकी अमीर सहेलियां और गांव के बड़े लोग देख लेंगे कि उसकी सगी बहन इतनी गरीब है, पुरानी साड़ी पहनती है, तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग पीठ पीछे बातें करेंगे। सुबह सुबह गांव की कई महिलाएं सज धज के प्रिया के घर जा रही थी। रास्ते में वो मीरा की छोटी झोपड़ी के पास से गुजरी। मीरा उस समय अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में हमेशा एक कोमलता झलकती थी। अरे मीरा बहन, तू अब तक यहीं खड़ी है? अपनी छोटी बहन प्रिया के घर नहीं गई? अरे उसे तो बेटा हुआ है रे, तुम मौसी बन गई है। सबसे पहले तो तुझे वहाँ पहुँचना चाहिए था। प्रिया ने पूरे गांव को बुलाया है। बड़े बड़े हलवाई आए हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी है, चल ना हमारे साथ चल, हम भी जा रहे हैं। अरे हाँ बहनों, सच में वाह, कितनी बड़ी खुशी की बात है ये। मैं तो बस घर के छोटे मोटे काम निपटा रही थी। थोड़ी देर में मैं भी पहुंच जाती हूँ। आप लोग जाइए, मैं अपने बेटे राहुल को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगेगा सबके साथ मिलकर खुशी मनाना। प्रिया को देखकर बहुत खुशी होगी। जल्दी कर लेना बहन, सुन रही है ना कितना बड़ा आयोजन है। मिठाइयाँ, पकवान, सब कुछ जबरदस्त। चलो हम तो चलते हैं, तू भी जल्दी आना। महिलाओं के जाते ही मीरा का चेहरा उदास हो गया। वो झाड़ू एक तरफ रखकर खड़ी हो गई और मन ही मन बुदबुदाने लगी। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मेरी अपनी सगी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो इतने कामकाज में व्यस्त होगी कि भूल गई हो। इतनी बड़ी खुशी में कौन सबको याद रख पाता है। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, साथ खेले हैं, साथ रोए हैं। वो मुझे कैसे भूल सकती है? नहीं, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई वजह होगी। सुनिए जी, जल्दी आइए। बड़ी खुशखबरी है, हमारी छोटी बहन प्रिया को बेटा हुआ है। गांव की औरतें बता रही थी कि सब उसके घर जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी। मैं तो मौसी बन गई हूँ ना। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। चलिए ना, हम भी चलते हैं। राहुल को भी ले चलते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशी की बात है मीरा। भगवान ने प्रिया को पुत्र दिया, उसका घर खुशियों से भर गया होगा। लेकिन एक बात है, प्रिया ने हमें निमंत्रण दिया था क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं आता। बिना बुलाए वहां जाना ठीक नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे? गांव में बातें फैलेंगी कि गरीब रिश्तेदार बिना बुलाए खुशी लूटने चले आए। मैं नहीं चाहता कि कोई उंगली उठाए। अरे जी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। प्रिया व्यस्त होगी, कामकाज के चक्कर में भूल गई होगी। इतनी बड़ी खुशी में कौन सबको व्यक्तिगत रूप से याद रख पाता है? और फिर वो मेरी अपनी छोटी बहन है। बहन का बेटा हुआ है तो मौसी का जाना तो स्वाभाविक है ना। मैं कैसे न जाऊं? दिल में इतनी उमंग है कि पैर खुद ब खुद चल पड़ रहे हैं। मुझे मौसी बनने की इतनी खुशी है कि बताने को जी चाहता है। माँ, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा।
मैं तो अब बड़ा भाई बन गया हूँ ना, मुझे अपने छोटे भाई को देखना है। मैं उसे गोद में लूंगा, उसके साथ खेलूंगा। मौसी के घर बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी ना, लड्डू, जलेबी, खीर सब मिलेगा ना। प्लीज माँ चलो ना, मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ मेरे राजा, तू भी चलेगा, हम दोनों जाएंगे। प्रिया हमें देखकर बहुत खुश होगी, वो हमें गले लगाएगी, मुन्ना को दिखाएगी, गोद में देगी। राहुल तू बड़ा भाई बनेगा, उसे प्यार करेगा। चलो तैयार हो जाओ, मैं भी साड़ी बदल लेती हूँ। ठीक है मीरा, यदि तुम्हारा इतना मन है तो जाओ, लेकिन ज्यादा देर मत करना। मुझे खेत जाना है, फसल का समय है, धूप तेज हो रही है। मैं अब निकलता हूँ। बस एक बात याद रखना, अगर कुछ अटपटा लगे, कोई अजनबी जैसा व्यवहार करे तो चुपचाप लौट आना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल दुखे। रमेश खेत की ओर चल दिया। उसे मीरा का बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो पत्नी की खुशी देखकर चुप रहा। इधर मीरा सोच में पड़ गई कि बहन के लिए क्या तोहफा ले जाए। घर में ज्यादा कुछ नहीं था। हमारे पास तो देने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने हाथों से बहुत प्यार से एक छोटा सा स्वेटर बुना था। रात रात भर जागकर बनाया था। सोचा था कि जब प्रिया को बच्चा होगा तो यही दूंगी। महीनों लगे थे इसे पूरा करने में। आज वही दिन आ गया। चलो बेटा, यही तोहफा लेकर चलते हैं। प्रिया को याद रहेगा कि उसकी दीदी ने कितने प्यार से बनाया है। हाँ माँ, ये बहुत प्यारा है, नीले और सफेद धागे का। मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद दूंगा, कहूंगा कि मौसी ये मैंने और माँ ने मिलकर बनाया है। मीरा ने राहुल का हाथ थामा और धीरे धीरे प्रिया के बड़े घर की ओर चल पड़ी। उसका दिल खुशी, उम्मीद और थोड़ी घबराहट से भरा था। रास्ते में वो राहुल से बातें करती रही। उसे क्या पता था कि बिना बुलाए जाने का ये फैसला उसके लिए कितना बड़ा दर्द लेकर आएगा। उधर प्रिया का घर मेहमानों से खचाखच भरा था। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार, सहेलियां सब सज धज कर आए थे। अच्छी अच्छी साड़ियां, गहने, महंगे तोहफे। पूजा चल रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। प्रिया अपने पति और नन्हे मुन्ना के साथ सजकर पूजा में बैठी थी। उसके चेहरे पर गर्व और खुशी थी। कुछ देर बाद मीरा राहुल का हाथ थामे घर के दरवाजे पर पहुंची। उसने दूर से झांका। इतने लोग, इतनी रौनक देखकर वो हिचकिचा रही थी। पुरानी साड़ी, साधारण कपड़े, सब कुछ उसे अपनी जगह से बाहर लगा रहा था। तभी प्रिया की नजर दरवाजे पर पड़ी। उसने मीरा को पुरानी साड़ी में राहुल सहित खड़े देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, ये मीरा यहाँ क्या करने आई है? मैंने तो इसे जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया था। अगर इन अमीर सहेलियों और गांव के बड़े लोगों को पता चल गया कि ये गरीब औरत मेरी सगी बड़ी बहन है, तो मेरी सारी इज्जत, सारा रुतबा एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। लोग पीठ पीछे हंसेंगे, कहेंगे कि अमीर बनते ही प्रिया ने अपनी गरीब बहन को भुला दिया। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे अभी कुछ करना होगा। कोई बहाना बनाकर इसे यहाँ से हटाना होगा। सुनिए जी, मुझे अचानक एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिएगा और पूजा का ध्यान रखिएगा। मैं बस 2 मिनट में लौटती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे, पूजा के बीच में अचानक कहाँ जाना पड़ गया? पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, सब मेहमान बैठे हैं। कुछ परेशानी है क्या? नहीं जी, कोई बड़ी बात नहीं है। बस हलवाई से कुछ कहना है, मिठाइयों की मात्रा देखनी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगी। पूजा में कोई व्यवधान नहीं आएगा, मैं वादा करती हूँ। आप बस मुन्ना का ख्याल रखिएगा और मेहमानों से बातचीत करते रहिएगा। प्रिया धीरे से उठी और मेहमानों की नजर बचाते हुए मीरा की ओर बढ़ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। बधाई हो प्रिया, मेरी प्यारी छोटी बहन, तू माँ बन गई, मैं मौसी बन गई हूँ। कितनी बड़ी खुशी की बात है ये। भगवान करे तेरे इस नन्हे मुन्ना की आयु बहुत लंबी हो, वो सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, तेरे नाम को ऊंचा करे। मैं तो सुबह से ही इतनी प्रसन्न हूँ कि बताने का मन कर रहा था। रास्ते में आते समय राहुल भी बार बार कह रहा था कि आज वो बड़ा भाई बन गया है। हम दोनों तेरे लिए दुआएं मांगते हुए आए हैं। तू कितनी सुंदर लग रही है आज। मीरा, तू यहाँ कैसे पहुँच गई? मैंने तुझे निमंत्रण दिया था क्या? तुझे अच्छी तरह पता था ना कि मैंने जानबूझकर नहीं बुलाया। अगर किसी को भी ये पता चल गया कि तू मेरी सगी बड़ी बहन है, तो मेरी सारी मेहनत, सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। समाज में मेरी नाक कट जाएगी। मेरी सहेलियां, गांव के बड़े लोग सब यहीं बैठे हैं। वे तेरी ये पुरानी साड़ी देखेंगे, तेरी ये हालत देखेंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीरा का चेहरा एकदम मुरझा गया। उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ पल तक बोल ही नहीं पाई।
उसे ऐसा सदमा आज तक नहीं लगा था जो सदमा उसे प्रिया की बातें सुनकर उसे लगा। देख बहन, बुरा मत मानना मेरी बात का। मैं तेरे साथ कोई बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन सच तो ये है कि मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ गांव के सबसे धनी और सम्मानित घरों के लोग आए हुए हैं। उनकी नजरों में यदि तेरी ये निर्धनता, ये साधारण जीवन दिख गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सालों से मैं मेहनत करी हूँ कि लोग मुझे सम्मान दे। अगर तू आनी ही चाहती थी तो कम से कम थोड़े अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आती। इस पुरानी साड़ी में कोई कैसे विश्वास करेगा कि तू मेरी बहन है। मुझे क्षमा कर दे बहन, मैं मजबूर हूँ। प्रिया, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे आने से तुझे इतनी परेशानी होगी। मैं तो बस इतनी खुश थी कि मौसी बन गई। दिल में इतनी उमंग थी कि खुद को रोक नहीं पाई। रास्ते भर राहुल से बातें करती आई कि आज हम मौसी के घर जाएंगे, छोटे भाई को देखेंगे। मुझे लगा कि बहन का बेटा हुआ है तो सबसे पहले मैं ही पहुंचूं, लेकिन अब समझ आया कि मेरी ये खुशी तेरे लिए बोझ बन गई। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। देख, मैं तेरे मुन्ना के लिए अपने हाथों से बहुत प्यार से ये स्वेटर बुनी थी। रात रात भर जाग कर बनाया। सोचा था मौका मिलेगा तो यही दूंगी। इसे स्वीकार कर ले बहन, मेरे दिल की खुशी समझकर। अरे बहन, मेरे मुन्ना के पास तो पहले से सबसे महंगे, सबसे नरम विदेशी कपड़े हैं। शहर की बड़ी दुकानों से लाए हैं। इस ऊनी स्वेटर की क्या आवश्यकता थी? तू जरा इधर देख तो, मेहमान कितने सुंदर सुंदर चमकदार और कीमती तोहफे लाए हैं। सोने चांदी की चीजें, रेशमी कपड़े, बड़े बड़े बक्से। उसके सामने ये हाथ का बुना स्वेटर कैसा लगेगा? और अभी और मेहमान आ रहे हैं। अगर उन्होंने तुझे यहाँ खड़े देख लिया, राहुल के साथ देख लिया, तो क्या कहेंगे? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चल जल्दी इस कमरे में चल, कोई देख ना ले। प्रिया ने मीरा और राहुल का हाथ पकड़ा और उन्हें एक अलग कमरे में ले गई। दरवाजा बंद कर दिया। मीरा को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ चोरी की हो। अब अच्छी तरह सुन लो तुम दोनों। तुम यहाँ इस कमरे में चुपचाप बैठो और बाहर कदम भी मत रखना। किसी से भी एक शब्द मत बोलना कि तुम मेरी बहन हो या मौसी हो। अगर किसी ने पूछा तो कुछ और बहाना बना लेना, समझ गई ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने के लिए मुख्य हॉल में बैठेंगे, तुम दोनों पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। कोई देख ना ले। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के इस खास दिन कोई कलंक लगे। मेरी इज्जत दांव पर लगी है। प्रिया तेज कदमों से पूजा में लौट गई। मीरा कमरे में जमीन पर धम से बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। बेटा राहुल, तेरे पिताजी एकदम सही कह रहे थे। मुझे बिना बुलाए यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी खुशी में अंधी हो गई थी। सोचा था बहन खुश होगी, हमें गले लगाएगी, मुन्ना को गोद में लेगी, लेकिन यहाँ तो हमें छिपा कर रखा जा रहा है, जैसे हम कोई चोर हों या कलंक हों। हे भगवान, आज मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। मेरे आने से मेरी बहन की इज्जत को खतरा पैदा कर दिया। माँ, आप रो मत ना। मौसी ने हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों किया? हम तो सिर्फ बधाई देने और छोटे भाई को देखने आए थे। मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपना छोटा भाई कैसा होगा। मैं उसे गोद में लूंगा, उसके साथ खेलूंगा। मौसी को हमारा स्वेटर भी पसंद नहीं आया। माँ, हम घर कब चलेंगे? मुझे यहाँ डर लग रहा है। बेटा चुप हो जा। मौसी व्यस्त है, बहुत मेहमान है। वे बाद में हमें बुलाएंगी शायद। हम थोड़ा इंतजार करेंगे। और हाँ, जब सब खाना खाने बैठेंगे, हम चुपचाप घर चले जाएंगे। पिताजी खेत से लौटेंगे तो उन्हें सब बताएंगे। लेकिन बेटा, किसी से कहना मत कि मौसी ने हमें डांटा। बस कहना कि हम गए थे, बधाई दी और लौट आए। ठीक है ना मेरे राजा? पूजा समाप्त हो गई। मेहमान स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने लगे। घर में मिठाइयों और पकवानों की खुशबू फैली थी। उसी समय राहुल चुपके से उठा और बिना माँ को बताए बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद दो महिलाएं खाना खाकर कमरे की ओर आईं। उन्होंने मीरा को अकेले बैठे देखा और अंदर चली गईं। अरे, तुम कौन हो बहन? प्रिया के इस कमरे में अकेले क्यों बैठी हो? हमने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम मेहमान हो या काम करने वाली? सब बाहर खाना खा रहे हैं, तुम क्यों नहीं आई? और रो क्यों रही हो? मैं बस थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। मुझे सिर दर्द है इसलिए। सिर दर्द? लेकिन तुम प्रिया से कुछ मिलती जुलती लगती हो। बोलो ना, कौन हो? प्रिया की बहन हो क्या? हाँ, मैं प्रिया की बड़ी बहन हूँ। क्या? प्रिया की बहन? अरे ये तो मजेदार बात है। प्रिया इतनी अमीर है और उसकी बहन इस हालत में। लगता नहीं प्रिया ने कभी जिक्र भी नहीं किया। उनकी हंसी सुनकर प्रिया भागी भागी आई। प्रिया, ये क्या बात है? ये औरत कह रही है कि ये तेरी सगी बहन है।
तूने कभी बताया नहीं, और कमरे में छिपी क्यों है? अरे नहीं, किसने कहा ये मेरी बहन है? ये तो मेरे घर काम करने आती है। गरीब है इसलिए पुराने कपड़े पहनती है। इसने खुद को बहन बताकर सबको बेवकूफ बना रही है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि प्रिया अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में सगी बहन को इतनी बेइज्जती कर सकती है। अच्छा, तो काम वाली खुद को बहन बता रही थी। हिम्मत देखो। चलो प्रिया, बहुत अच्छा लगा, हम चलते हैं। महिलाओं की जाते ही प्रिया मीरा पर बरस पड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने मुंह खोलने की? मैंने साफ मना किया था ना, तूने जानबूझकर किया था कि मेरी बेइज्जती हो। तू मेरी बहन नहीं, दुश्मन है। क्षमा कर ले प्रिया, वे अचानक सवाल पूछने लगी। मैं घबरा गई, जानबूझकर नहीं किया। मुझे माफ कर दे बहन, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। अब निकल जा यहाँ से और फिर कभी मुंह मत दिखाना। मीरा राहुल का हाथ थामे चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। रास्ते में वो कुछ नहीं बोली। राहुल भी उदास था। थोड़ी देर बाद प्रिया के घर मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। प्रिया ने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में थका हारा खड़ा था। चेहरे पर पसीना और धूल थी। बेटी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मैं दूर के गांव से चलकर आया हूँ। रास्ता लंबा था, पानी खत्म हो गया। क्या थोड़ा सा जल पिला सकती हो? मेरा गला पूरी तरह सूख गया है। जाओ यहाँ से बाबा, आज मेरे घर में इतने मेहमान हैं, इतना काम है। हर समय कोई न कोई भीख मांगने या पानी मांगने आ जाता है। मेरे पास समय नहीं है, कहीं और जाओ पानी मांगने। मेरे दरवाजे पर मत खड़े रहो। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, धीमे कदमों से वहां से चल दिया। प्रिया ने दरवाजा बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उस पल बदल चुकी थी। बूढ़ा आगे बढ़ा तो सामने से मीरा और राहुल उदास चेहरों से लौट रहे थे। दोनों की आंखें नम थीं। बेटी, मेरी मदद करो ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या थोड़ा पानी पिला सकती हो? मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, गला सूख रहा है। हाँ बाबा, जरूर। मेरा घर पास ही है, लेकिन आपको तुरंत चाहिए तो मैं नदी से अभी पानी ले आती हूँ। बेटा, तो ये थैला लेकर घर चला जा, मैं बाबा को पानी पिला कर आती हूँ। बाबा, आप इस पेड़ की छांव में बैठिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। मीरा नदी से पानी लेकर लौटी और बाबा को पिलाया। बेटी, तूने सिर्फ पानी नहीं पिलाया, मेरी जान बचा ली। भगवान तुझे सदा सुखी रखे। तेरी जैसे नेक दिल वाले कम मिलते हैं। बाबा, अब बहुत थके लग रहे हैं, होंठ सूखे हैं, शरीर धूल से भरा है। कहाँ से आए हैं? घर कहाँ है? चलिए मेरे घर, थोड़ा विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना दूंगी, कुछ खा पी लीजिए। नहीं बेटी, पानी ही काफी था। अब मैं चलता हूँ। तेरा बहुत धन्यवाद। नहीं बाबा, ऐसे कैसे जाने दो, आप मेरे पिता जैसे हैं। थोड़ा खा लीजिए, फिर ताकत से जाएंगे। ठीक है बेटी, तेरे आग्रह से चलता हूँ। नम्रता से बाबा को छोटी झोपड़ी में ले आई, चूल्हा जलाया और साधारण रोटी सब्जी बनाई। बाबा, मेरे पास जो रूखा सूखा था वही बनाया, कृपा करके स्वीकार कीजिए। मेरे हाथ का बना है, प्रेम से खाइएगा। बेटी, तेरे हाथ का खाना राजभोग से स्वादिष्ट है, इसमें सच्चा प्रेम है। तू अन्नपूर्णा है। लेकिन तू उदास क्यों है? आंखों में आंसू देखे मैंने। सब कुशल तो है ना? क्या बताऊं बाबा, हमारा जीवन गरीबी से भरा है। पति दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है। आज मैं अपनी छोटी बहन प्रिया के घर गई थी। उसे बेटा हुआ है, सोचा खुशी बांटूंगी, लेकिन मुझे बुलाया तक नहीं था। फिर भी गई, वहां मुझे और मेरे बेटे को अपमानित किया गया, कमरे में छिपाया गया, काम वाली कहकर बेइज्जत किया गया। मैंने सिर्फ बधाई दी थी और एक हाथ का बुना स्वेटर दिया था, लेकिन सब व्यर्थ गया। गलती मेरी थी बाबा, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था। बेटी, दुखी मत हो, भगवान सब देख रहा है। नेक दिल वाले कभी दुखी नहीं रहते। तूने आज मेरी मदद की, प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, ये उपकार मैं नहीं भूलूंगा। मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर ये छोटी पोटली ले, इसमें कुछ फल है। जब तेरे पति आए तो तीनों मिलकर मेरा आशीर्वाद समझकर खाना। भगवान तुझे सदा सुख दे। बूढ़ा चला गया। शाम को रमेश लौटा। मीरा ने सब बताया। तीनों ने फल खाए। अचानक तेज प्रकाश फैला। झोपड़ी सुंदर महल बन गई। कपड़े नए हो गए। भीतर धन अनाज से कोठियां भर गई। अरे ये कैसे हो गया? अरे मीरा, अरे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ये सच है? मीरा,
तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ। ये चमत्कार उन बाबा के आशीर्वाद से हुआ। वे कोई साधारण इंसान नहीं थे, भगवान थे जो हमारी परीक्षा लेने आए। हाँ जी, ये सच है। हमारे बुरे दिन अब चले गए। मेरे नेक दिल की वजह से भगवान ने दया की। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। बूढ़े बाबा ने हमारी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। कई दिनों बाद प्रिया की नौकरानी काम छोड़कर चली गई। प्रिया ने मीरा को काम पर बुलाने की सोची। वो मीरा की झोपड़ी ढूंढने गई तो वहाँ विशाल महल देखकर दंग रह गई। प्रिया देखकर चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आओ प्रिया, मेरी बहन, अंदर आओ। तू कुशल तो है? कैसे आना हुआ बहन? तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मीरा, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? कहीं तूने चोरी तो नहीं की ना? सच सच बता। नहीं बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहीं चोरी नहीं की, ना ही कहीं पर डाका डाला है। वो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक बूढ़े बाबा आए थे। उन्हें मैंने पानी पिलाई और अपने घर ले जाकर खाना खिलाई। और मैं उदास थी। उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने वो सब बता दिया जो तुमने मेरे साथ अपने घर पर किया था। उन्होंने मुझे एक पोटली दी और बोला कि उसे सपरिवार खा लेना, इसमें फल है। हमने जैसे पोटली खोली, अचानक हमारा साधारण सा घर महल बन गया और धन दौलत की वर्षा होने लग गई। वो बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो एक भगवान के रूप में आए थे। क्या तू सच कह रही है मीरा? तेरे घर से पहले वो मेरे घर आए थे, पर मैं अपने घमंड में थी, इसलिए मैंने उन्हें भिखारी समझकर भगा दिया। वही मेरी गलती थी। दरअसल मैं उन्हें नहीं भगाती तो ये सारी धन दौलत मेरी होती। हाँ बहन, अभी मेरी किस्मत में था तो क्या कर सकते हैं। तुम्हारे घमंड ने तुम्हें धन दौलत आने से रोक दिया। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं अभी उसे बाबा के पास जाती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। मुझे भी धन दौलत चाहिए, मुझे तुझसे ज्यादा अमीर होना है। मैं अपनी सहेलियों के सामने मेरा खुद का मजाक बनते नहीं देख सकती। अरे प्रिया बहन, अरे मेरी बात तो सुन। धन दौलत किस्मत से मिलती है और मेहनत से, जबरदस्ती करने से नहीं मिलती। सुन बहन, मत चाह। अरे प्रिया सुन तो बहन। प्रिया ने मीरा की बात बिल्कुल नहीं सुनी और दौड़ते दौड़ते उस बाबा की तलाश में निकल गई। बाबा उसे नदी किनारे तपस्या करते हुए दिखे। प्रिया उनके पास गई और उनसे बदतमीजी से बात करने लगी। ओ बूढ़े बाबा, मेरी बात सुन। मेरी बहन को तूने धनवान किया है, मुझे भी धनवान कर। मैं ऐसा नहीं कर सकता बेटी। मेरे पास कोई एक ही पोटली थी जिसे मैं तुम्हारी बहन को दे दिया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भी अमीर बनना है, नहीं तो तुझे इस गांव से निकलवा दूंगी, समझे बूढ़े? नहीं तो तेरी ऐसी हालत करूंगी जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। प्रिया उसे तरह तरह से गाली गलौज करने लगी। बूढ़े बाबा को गुस्सा आया और बूढ़ा बाबा अपनी जगह से उठकर प्रिया को श्राप दे दिया और प्रिया अचानक से गिर पड़ी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी प्रिया ने बोला, मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे जैसी पहली थी वैसी कर दो। पर बूढ़े बाबा गुस्से में थे, इसीलिए उन्होंने प्रिया की एक ना सुनी। पर अचानक से पीछे से मीरा आ गई। बूढ़े बाबा मीरा को जानते थे। मीरा को देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया। मीरा की विनती करने के बाद बूढ़े बाबा शांत हो गए और प्रिया को पहले जैसी ठीक कर दिया। अब प्रिया शर्मिंदा हो चुकी थी। उन्होंने बूढ़े बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मीरा से भी माफी मांगी और वचन दिया कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी भेदभाव नहीं करेगी। पैसों की लालच ने उसे अंधा बना दिया था। बाबा ने उसे माफ कर दिया और प्रिया और मीरा दोनों के घर में अब शांति का माहौल था। दोनों धन दौलत से भरपूर थे, पर दोनों में बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो राह चलते भिखारियों को, अनाथों को खाना खिलाने लगे और उन्हें समझ आया कि घमंड करने से किसी का भला नहीं होता।